चलो जय हिंद। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो करंट अफेयर्स की क्लास है 5 और 6 दिसंबर की, और इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग ये क्लास कवर करते हैं। और ये क्लास जो है वो आप सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज और सभी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पोस्ट ऑफिस बिल। अभी एक नया बिल हम लोग को देखने को मिला है। पोस्ट ऑफिस, जैसे आप जानते हैं कि आज की डेट में उसका ज्यादा यूज नहीं है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए पोस्ट ऑफिस पर जो है वो काम किया जा रहा है, यानी उसको डिजिटलाइज करने के लिए और फास्ट बनाने के लिए, और जैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए। फिर क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, इस चीज को हम लोग जो है वो समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेवी डे के बारे में हम लोग समझेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सामने आई है इनसे रिलेटेड, कन्होजी आंग्रेज से रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। और फिर एक साइक्लोन हम लोग को मिचोंग देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साइक्लोन से रिलेटेड टॉपिक हमने ज्योग्राफी में पढ़ लिया था, कवर अप कर लिया था। आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ब्रिक्स सोसाइटी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इस सोसाइटी के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की क्लाइमेट समिट के बारे में। तो सीओपी 28 कहां पर चल रही है, हुई है, मतलब पढ़ाई भी थे नीचे मैंने, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहां पर हुई है? दुबई। दुबई में हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। देन 2023 यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्टेरियल मीटिंग अभी हुई है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन एक है, ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन होता है। ब्लू, इसके जो सोल्जर्स होते हैं अलग अलग देशों से आते हैं, ब्लू बैरिट्स, और इनका ऑब्जेक्टिव होता है शांति बरकरार रखना है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है, राइट, दंगे हो रहे हैं, तो वहां पे लोगों को जाकर बचाना। ये बेसिकली लड़ाई करने के लिए नहीं है ये फोर्स, ये बचाने के लिए फोर्स है। बट जरूरत पड़ती है तो ये अटैक भी कर सकती है, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बचाना। तो उसके लिए इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। देन वर्ल्ड सॉइल डे हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको मिट्टी के बारे में ऑलरेडी पता है कि मिट्टी बनती कैसे, हमने ज्योग्राफी में काफी डिटेल में कवर अप किया हुआ है। देन हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 तक। आज की डेट में इंडिया कौन से नंबर पे है बताइए? नहीं, इंडिया 5वें नंबर पर है ना, 3 4 5 छठे नंबर, छठे या 7वें नंबर है, 5 6 7वें से है भी, मैं आपको बताऊंगा। देन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इस टॉपिक को हमने पढ़ा हुआ है एनवायरमेंट की क्लास में, याद आ रहा है कुछ? तो ग्लोबल कूलिंग सेक्टर, यूएनईपी ग्लोबल कूलिंग सेक्टर की बात करी। आज की डेट में टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज है वो हो गया है, तो उसको ठंडा करना है, तो उसके लिए जो है ये काम किया जा रहा है। फिर जीपीएस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इससे रिलेटेड एक टॉपिक आया है जिसको हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। देन दुनिया की पहली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल फोरम हम लोग को देखने को मिल रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब टॉपिक यूपीएससी बहुत पूछती है, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड, यूएनईपी से रिलेटेड। फिर आदित्य मिशन किससे रिलेटेड था, किसी को पता है? सन को स्टडी करने से रिलेटेड। देन सर्वे वेसल लार्ज शिप संध्यक, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक माउंट मेरापी हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडोनेशिया के अंदर रिंग ऑफ फायर हमने डिस्कस किया, राइट। रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया भी आता है, तो यहीं पर ये इंडोनेशिया के अंदर एक वॉल्केनो है जो फटा है और उसके कारण काफी सारे लोगों की मौतें हुई है, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं पूरे टॉपिक्स को, और इसकी पीडीएफ जो है अपलोड हो गई है आपके उसमें एप्लीकेशन के अंदर। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पोस्ट ऑफिस बिल। तो सबसे पहली चीज हम लोग को ये पोस्ट ऑफिस बिल जो देखने को मिल रहा है, ये राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? तो पहले आया गया था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, राइट, डाकघर विधेयक 1898, जो बहुत पुराना था। देखो इतना पुराना एक कानून था, उसको रिप्लेस करने के लिए लाया गया। पहला पॉइंट तो ये नया बिल, राइट। मॉडर्नाइज किया जाएगा पोस्टल डिपार्टमेंट को, जो डाकघर जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, उसको मॉडर्नाइज जो है वो करना है, राइट। और आज की डेट में डिजिटल एरा की तरफ जो है वो सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो उसको यहाँ पर यानी कि डिजिटलाइजेशन पोस्ट ऑफिस के अंदर लेकर आना है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर। तो क्या मेजर प्रोविजंस हम लोग को, प्रमुख प्रावधान क्या क्या हम लोग को जो है वो डाकघर विधेयक 2023 के यानी कि पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज तो ये बोल रहे हैं कि जो सर्विस की प्राइसेस है उसको निर्धारित करने की फ्लेक्सिबिलिटी डिपार्टमेंट को दी जाएगी, राइट।
यानी कि सरकार की तरफ से एक प्राइस दे दिया गया, आप वो डिपार्टमेंट उस कम प्राइस में ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, तो कहां से वो सर्विस जो है वो दे पाएगा प्रॉपर टाइम पे। तो अब डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जो है वो निर्धारित करेगा कि क्या सर्विस की प्राइस होगी, और ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका कोरियर पार्सल जो है वो डैमेज हो गया किसी रीजन के कारण। अब भाई देखो, आप जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनीज जैसे ब्लू डार्ट हुई, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके थ्रू अगर आप पार्सल वगैरह आप करवाते हैं तो वो इंश्योर कर देंगे आपका पार्सल टूटना नहीं चाहिए। वो पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद आपके सामने पैकेजिंग करेंगे, राइट। और फिर अगर वो टूटने वाली हालत में जो है आ जाता है तो वो कंपनसेट करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, यानी कि सिटीजन को ध्यान में रखते हुए जो है वो सर्विसेज जो है वो दी जाएंगी, राइट। और फिर इसमें डिजिटल कोड जो है वो लेकर आ रहे हैं एड्रेसिंग के लिए। एड्रेसिंग मतलब लोकेशन मैपिंग के लिए डिजिटल कोड्स प्रॉपर। जैसे आप जोमेटो वाला आता है, राइट, उसके पास डिजिटल कोड्स रहते हैं इसलिए हमारे घर तक जो है पहुंच जाता है, वैसे ही डिजिटल कोड्स जो है वो लाए जाएंगे। एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस जो है वो एलिमिनेट जो है वो किया जा रहा है, यानी कि सबके लिए बराबर सर्विसेज हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी। फिर जो डीजी हम लोग को देखने को मिलते हैं, पोस्टल सर्विस के महानिदेशक, इनके अधिकार को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, इस मतलब इनको इनकी अथॉरिटी को रेज किया जा रहा है, यानी कि और पावर्स इनको जो है वो दी जा रही है। तो ये सब चीजें नए बिल के अंदर, नए विधेयक के अंदर हम लोग को देखने को मिली है। अब बात करें हम लोग क्या फायदा, क्या सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो उसके क्या महत्व हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है डिजिटल कोड्स के स्पेशली। तो फिजिकल एड्रेस को डिजिटल कोड के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसमें जियो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स का उपयोग किया जाएगा। जियो स्पेशियल पढ़ा है हमने, ये जियो स्पेशियल नाम के टॉपिक को, क्या होता है ये जियो मतलब? जीव नहीं, जियो क्या होता है ज्योग्राफी में? जियो क्या है? अरे यार रिलायंस जियो की बात करने लगे, हद हो रही है यार। कौन सी चीज? हाँ अर्थ, लैंड, स्पेशियल मतलब जगह, राइट। तो लैंड पर जगह को लोकेट करना, राइट। तो अब ये जमीन पर जैसे मैपिंग होती है, भाई आपके घर, आप जोमेटो में अपने घर का एड्रेस डालते हो, जोमेटो वाला तुरंत नहीं आ जाता आपके घर के जस्ट सामने। भाई ओला उबर करते हो आप तो आपके पास एकदम से कार जो है वो घर के सामने आ जाती है, आपकी लोकेशन पर एग्जैक्ट आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैपिंग डाली हुई है। तो ये उसको डिजिटलाइज कर रहा है। फिर इसके अलावा इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि स्ट्रीमलाइन किया जाएगी सॉर्टिंग प्रोसेसेस को। सॉर्टिंग प्रोसेसेस का मतलब कि किसको कौन सी सर्विस। अरे यार आपने कभी वेबसाइट के अंदर सॉर्ट लिखा हुआ है, सॉर्ट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है? लो टू हाई प्राइस। ये मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सर्विसेज जो है वो देख सकते हो। तो प्रॉपर स्ट्रीमलाइन किया जाएगा पूरी सर्विस को, राइट। एक ऑर्डर में जो है वो जमाया जाएगा। देन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि एफिशिएंट मेल के लिए जो है वो एवेन्यूज ओपन किए जाएंगे, नहीं सही तरीके से डाक जो है वो पहुंच सके, तो उस पर जो है वो काम किया जाएगा। पार्सल डिलीवरी के लिए काम किया जाएगा और ड्रोन डिलीवरीज की भी पॉसिबिलिटी पर काम करेंगे। तो ये चीज यहां पर जो है वो बताई गई है। फिर इसके अलावा चिंता वाली बात कुछ ये है कि इसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा है और हो सकता है कि आपके पार्सल को जो है वो ओपन करके चेक कर लिया जाए बीच रास्ते में, मतलब आपकी प्राइवेसी की वाट लग जाएगी, राइट। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बैंड बनने वाली है। फिर नए पोस्ट ऑफिस बिल, नए डाकघर विधेयक के अंदर जो है वो हम लोग को क्या देखने को रहा है? अच्छा वो तो आपने पढ़ ही लिया कि डीजी की जो वो है पावर्स जो है उसको बढ़ाई जा रही है, और भी काफी सारी चीजें मतलब बेटर जो है बनाया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है सर्विस को। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए। बताएं इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए बताइए क्या है? बी, बिल्कुल सही जवाब। एक मेजर प्रोविजन, राइट, पोस्ट ऑफिस बिल से रिलेटेड हम लोग को जो है वो क्या है? ठीक है, एड्रेसिंग मतलब पता। तो लिखा भी इसमें पते से संबंधित डाकघर विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान क्या है? तो भूस्थानिक निर्देशांक का उपयोग, जियो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, राइट। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज क्रिएटर इकोनॉमी? इस चीज को समझते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन आप चीजें देखते रहते हो, क्रिएटर किसको बोलते हैं? जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। भाई आप लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल पे हम लोग को व्लॉगर्स देखने को मिलते हैं, वो क्या कर रहा है? अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है। वो अक्सर व्लॉग में नहीं बोलते कि आज का हमारा कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आती है, ये होता है वो होता है, कि नया कंटेंट कहां से लेकर आए। और क्रिएटर इकोनॉमी मतलब वो जो पैसा बना रहे हैं
उसको बोलेंगे क्रिएटर इकोनॉमी। आज की रेट में हर कोई भी व्यक्ति, उसके पास इतनी पावर है कि वो अपना खुद से पैसा बना सकता है। यार लोग 2-2 करोड़ रुपए महीने का छाप रहे हैं मिनिमम, राइट, क्रिएटर्स। और आज की रेट में मैं देखता हूं कि कुछ लोग 20-30 हजार की जॉब में एकदम खुश रहते हैं कि वाह यार मस्त। कभी अपनी लाइफ में अपनी डिजायर्स बढ़ाते रहना, मतलब कंट्रोल मत करना। कई बार आपको लोग बोलेंगे सीमित रहो, सीमित रहो, घंटा सीमित रहो। सीमित रहने से कुछ नहीं होने वाला, अपने आप को ग्रो करना है। तो क्रिएटर इकोनॉमी समझ में आ गया क्या है? अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में, इसको हिंदी में भी क्रिएटर इकोनॉमी बोलना या क्रिएटर अर्थव्यवस्था। अब सुनो, ये अलाउ करता है कंटेंट क्रिएटर को और इन्फ्लुएंसर को कि वो रेवेन्यू डायरेक्टली अपने क्रिएशन से जनरेट कर सके। भाई यूट्यूब पे अगर कोई व्यक्ति वीडियो डालता है तो यूट्यूब पे क्या आते हैं? एड्स आते हैं, और उस एड्स की मदद से उसकी अर्निंग जो है वो होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब का उपयोग किया जाता है, राइट। और इसके अलावा प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंटेंट को इंडिपेंडेंटली, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। कई बार कंटेंट क्रिएटर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी जो है वो सेल आउट करता है। एनएफटी जो है वो क्या होता है? एनएफटी हम लोग जो है वो किस चीज को बोलते हैं? एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स, जैसे बिटकॉइंस वगैरह होता है, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो आज की डेट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये कुछ क्रिएटर इकोनॉमी के लिए टूल्स है, इनकी मदद से ये लोग सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो कर रहे हैं, राइट। और इसमें देखो सबसे पहली चीज तो एनएफटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। अब एल्गोरिथम जो होता है जैसे यूट्यूब का, भाई कोई भी व्यक्ति यूट्यूब से पैसा कमा रहा है तो उसी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, राइट। उसका अकाउंट वेरीफाइड रहना चाहिए, राइट। तो ये सब टेक्नोलॉजी एक क्रिएटर को जो है वो वेरीफाई करने में हेल्प करती है, मतलब ओनरशिप, यानी कि वो कंटेंट उसका है, उसकी ओनरशिप को वेरीफाई करने में हेल्प करती है। जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम है, आप किसी और का वीडियो, जैसे मैंने ये वीडियो यूट्यूब पे डाला और सेम वीडियो अगर कोई और जो है वो डाल देगा तो उसके ऊपर कॉपीराइट जो है पड़ जाएगी, राइट। अपने आप ऑटोमेटिक ये यूट्यूब का फीचर है। और फिर मेरे पास एक आ जाएगा कि आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना है, क्या लेना है, राइट। हाँ, फिर मैं उससे कांटेक्ट करके बोलूंगा लाओ इतने पैसे दो। ये होता है, ये लोग करते हैं, काफी लोग करते हैं। वो नहीं है मेरे ऊपर स्ट्राइक पड़ गई है 2 कॉपीराइट, अरे हाँ वो नहीं है, कौन है गंजे गंजे से जो वो मोटिवेशन देते हैं, वो हर्षवर्धन जी, हाँ हर्षवर्धन जैन। तो हर्षवर्धन जैन जी ने का वीडियो अपन ने डाला है ना, आजकल ही डाल रहा हूँ मैं। उनने स्ट्राइक मार दी मेरे ऊपर, उनको मैं मेल कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट कि सर ये मत करो सर, एजुकेशन चैनल है, मोटिवेशन के लिए किया है। तो उनकी टीम ने मार दी अपने ऊपर स्ट्राइक। 2 स्ट्राइक पड़ गई यार, एक पड़ेगी चैनल डिलीट हो जाएगा। इतनी खुशी क्यों हो रही है? एक चैनल डिलीट हो जाएगा। तो क्रिएटर इकोनॉमी का ये चीज समझ में आई। अब आगे की जो है वो चर्चा करें। तो ये जो चीजें एनएफटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ओनरशिप को वेरीफाई करने में, ये फैक्ट ध्यान में रखना। ये हेल्प करती है इंटरमीडिएटरीज को हटाने में, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसका, जैसे यूट्यूब डायरेक्ट क्रिएटर से कॉन्टेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, स्टैब्लिश करती है डायरेक्ट रिलेशनशिप अपने ऑडियंस के साथ, भाई जिसने सब्सक्राइब किया उस तक जो है वो उसके कंटेंट जो है वो जा रहा है। फिर ये टेक्नोलॉजी प्रमोट करती है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब डेमोक्रेसी, भाई मुझे पसंद तो मैं देखूंगा, नेक्स्ट दूसरा देखूंगा। फिर इसके अलावा इंडिपेंडेंस, क्रिएटिव इंडिपेंडेंस पर काम करती है। कोई भी कंटेंट अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे कैरी मिनाटी का कंटेंट एक अलग है, राइट, उसका एक अलग है। चलिए शुरू करते हैं, राइट। अलग अलग लोगों का अलग है, बेनीवाल का अलग है, तो बहुत सारी चीजें। फिर ये अट्रैक्ट करती है डाइवर्स ऑडियंस को, जैसे खान सर अब देखो बच्चों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉमन जनता को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओझा सर कॉमन लोग को भी मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें। तो ये सब एडवांटेज जो अभी हमने देखे ये पूरे थे। तो ये जो चीज मैंने भी आपको बताई पूरे तीनों क्वेश्चंस में हमने कवर अप जो है वो कर लिए, मतलब एक क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चंस कवर अप कर लिए। अब क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, तो ये सब चीजें जो है वो ओनरशिप को वेरीफाई करने में जो है हेल्प करती है। बी फॉर बॉल। हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे? मैंने तो एड ब्लॉक लगा के रखा है, एड ब्लॉक लगा के रखा है, पर उससे एड नहीं आता। अच्छी बात है, पर क्यों लगा के रखा हुआ है? कमाने दो बेचारों को यार। सर एड बहुत आती है उसमें बीच बीच में। एड तो जानबूझ के लोग लगाते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो अपने पूरे 1 घंटे की वीडियो में 50 एड लगा दूं, क्योंकि उसमें हमारे पास एक ऑप्शन रहता है बीच बीच में एड लगाने का, एड ब्लॉक करने का। नहीं, पर वो बंद करवा देगा बहुत जल्दी यूट्यूब। नहीं, 2-3 बार आ चुका है नोटिफिकेशन कि अलाउ करो, ऐड अलाउ करो, है ना, अलाउ करो। मैं बार-बार कैंसिल कर देता हूं, छोटे करते हैं। अच्छा, हाँ वो करता है बार-बार। शॉर्ट्स में अलग-अलग लोगों के वीडियो लगा रहे तो
उनको भी फिर कॉपीराइट मारो, सबको मारो। अरे हाँ यार, मारना चाहिए था, मेरे को पता नहीं क्यों मार दिया कॉपीराइट। क्योंकि बहुत सारे कैसे भी वो कहीं कभी क्लिप उठा के लोग कर तो रहे हैं। नहीं, वो फिर वो पहले से बात कर लेते हैं। नहीं, काफी सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। किसी का चैनल जैसे एग्जांपल के तौर पर 200 सब्सक्राइबर है, 500 सब्सक्राइबर है, तो वो ध्यान नहीं देते। अपने चैनल पे भी 10,000 प्लस सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने देखा, और एजुकेशन चैनल कि भाई रेवेन्यू अर्न कर रहा है, पकड़ो उसको। तो वो कहानी होती है। मेरा द हिंदू ने फेसबुक बंद कर दिया, ब्लॉक, मैंने बताया था एक बार बीच में, द हिंदू वालों ने मेरा फेसबुक ब्लॉक कर दिया। आपने न्यूज़पेपर डाला था? न्यूज़पेपर नहीं, मैं न्यूज़पेपर से पढ़ाता था ना, द हिंदू न्यूज़पेपर से, सालों ने ब्लॉक कर दिया। अब उनको क्या मैं ईमेल डालूंगा, वो तो गलती मेरी बताएंगे, बोलेंगे तुम हमारा क्यों दिखा रहे हो सबको, जब पेड वो चीज है। तो बात भी सही है। सर बहुत से लोग करते हैं ना इधर हिंदू में। अरे करते हैं यार। अब अगर म्यूजिक चेंज कर देते हैं उनके बैकग्राउंड, मतलब म्यूजिक क्या, मेरी तो आवाज चल रही है ना। जो करने पे पढ़ाते हैं उनमें 5 लोग तो सब द हिंदू ही बोल के रखते हैं पहले। हाँ, तो हिंदू खुला रहता है उनके में, बात बिल्कुल आपकी जो है वो सही है। अब वो पकड़ने नहीं पकड़ने की बात है, पता नहीं मुझे साले क्यों पकड़ रहे हैं सबके सब, समझ में नहीं आ रहा। सर आप इल्यूमिनाटी से कर दो। इल्यूमिनाटी से कनेक्ट कर लो। हाँ, क्या पता इल्यूमिनाटी करवा रहा हो कि वापस आओ तुम। नेवी डे के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। नेवी डे तो 4 दिसंबर, ये डेट याद रखना, 4 दिसंबर को नेवी डे जो है मनाया जाता है। और किस चीज के लिए, तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था 1971 में, उसमें ये ऑपरेशन था। तो आज के दिन का आपका ये टास्क है, थोड़ा सा इस ऑपरेशन के बारे में पढ़ लेना। फिर आगे की जो है वो चर्चा करें। अभी रिसेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू महाराष्ट्र के अंदर अनवील किया है। अनवील करना मतलब स्टैचू, हाँ, दिखाया। और इसमें इंट्रोड्यूस किया है नेवल एपुलेट्स। एपुलेट्स क्या होता है, जिसमें शिवाजी का एम्बलम जो है वो शो कर रहा है। किस चीज को बोलते हैं? आप जब आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो आपके शोल्डर में वो एक पट्टा लगा रहता है ना, जिसके ऊपर स्टार्स रहते हैं, वो होता है ये। ठीक है, तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना। एपोलिट्स, एपोलिट्स इसको जो है बोलते हैं, वो पट्टी को। ये देखो, ये पीछे जो आपको लोगो दिख रहा है, ये ऐसा इनका जो नेवल ऑफिसर्स हैं, उनको ऐसा जो है वो पट्टी जो है वो दी जाएगी, एपोलिट जो है वो दिया जाएगा। तो इस चीज को, हाँ, तो इस चीज को जो है वो बताया गया है। तो ये जो नया नेवल का जो ये एपोलिट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, पताका कहा गया है, राइट। तो वो क्या चीज बता रहा है, तो ऑक्टेगोनल डिजाइन का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, देख सकते हो आप, राइट। ये ऑक्टेगोनल डिजाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो शिवाजी की सील का ये डिजाइन था, राइट। और ये सिंबलाइज कर रहा है नेवल प्रोवेस एंड इनसाइट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना जो कौशल और अंतर्दृष्टि का प्रतीक जो है वो थी, मतलब बहुत अच्छी सेना थी, स्ट्रॉन्ग। तो उसको जो है, और 4 विजन वाली, राइट, तो उसको जो है ये बता रहा है। किस प्रकार से इंडियन नेवी वाज ऑनर्ड द मराठा नेवल कमांडर खनोजी आंग्रे ऑन द नेवी डे। अब आपसे खनोजी आंग्रे से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो इंडियन नेवी ने नेम किया है अपना, यानी कि नाम दिया है अपनी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट जो लोनावला में है, उसे आईएनएस शिवाजी, और अपने लॉजिस्टिक हब जो मुंबई के अंदर है उसे आईएनएस आंग्रे। तो आईएनएस शिवाजी और आईएनएस आंग्रे, ये 2 चीजें अब नेवी ने नेम जो है वो दी है। और किसके सम्मान में? खनोजी आंग्रे के सम्मान में। तो ये खनोजी आंग्रे के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, 4 दिसंबर को नेवी डे जो है वो ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए वो सम्मानित करते हुए उसकी मेमोरी में जो है वो बनाया जाता है। एक मिनट। अब कान्होजी आंग्रे के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1669 में और इनकी डेथ हुई थी 1729 में, राइट। इनको क्षत्रिय मराठा परिवार में इनका जन्म हुआ था और 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य की नौसेना के सर्वप्रथम सेना नायक थे, यानी कि चीफ नेवल ऑफिसर। और उन्हें सरखेल आंग्रे भी कहा जाता था। तो सरखेल आंग्रे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और सरखेल का मतलब होता है नौसेना अध्यक्ष, राइट, एडमिरल। तो ये चीज ध्यान में रखना, सरखेल, क्योंकि ये चीज जो है एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। और इनका जन्म महाराष्ट्र के एक क्षत्रिय मराठा परिवार में हुआ था, जो हमने देखा। और कान्होजी ने 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के तटों पर ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली नौसेना के खिलाफ जंग लड़ी, और साथ ही अंग्रेजों और पुर्तगालियों द्वारा कान्होजी को वश में करने के प्रयासों के बावजूद वह अपनी मृत्यु तक अपराजित ही रहे।
तो हमने ऑलरेडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है कि किस प्रकार से मराठास जो है, क्योंकि मुगल डिक्लाइन के बाद मेजर चैलेंजिंग पावर जो थी हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करी थी वो थी मराठास, राइट। तो ये चीज है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इससे रिलेटेड ये 2-3 चीजें ध्यान रखना। अब पूछो। हाँ, पताका झंडा, झंडे को भी बोलते हैं। तो ये वाली भी नहीं, झंडा भी किया है ना इन लोगों ने, इन लोगों ने झंडा भी किया है। ये इस तरीके का एक झंडा भी जो है उन्होंने रिलीज किया था, राइट। झंडा भी था और ये वाली चीज भी है, साइन। हाँ बताओ सर। आज न्यूज़ कब की? कल की है क्या? नहीं, पुरानी है ना सर। वो आपने देखा कल पार्लियामेंट में अटैक हुआ था? क्या हुआ था? पार्लियामेंट में अटैक हुआ था टीयर गैस वाला। कल? हाँ। नहीं वो नहीं देखी मैंने। कल सेशन चल रहा था नॉर्मली। किसने अटैक किया? नॉर्मल पीपल ने, लोग आते हैं, पब्लिक ने। जो ब्रिटेन का रैली है ना, देख सकते हैं अपन लाइव में होके। वहाँ पे 2 लोग आते हैं और कैंसर लगा के रखे थे यहाँ जूते के अंदर। वो कैंसर निकालते हैं अंदर से, उसमें टीयर गैस थी, और 2 नीचे डालते हैं और भग जाते हैं। तो कितनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। सिक्योरिटी ब्रीच तो बहुत बड़ी है। आएगा इससे रिलेटेड टॉपिक। अगर ग्रेनेड होता इसकी जगह तो डेमोक्रेसी भैया ये होगी कि ग्रेनेड डिटेक्ट हो जाता। ये गैस सॉल्यूशन है, कांच की उसमें आ गई है उसके अंदर। सर सिक्योरिटी ब्रीच तो क्या है? सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई है, ये सिक्योरिटी ब्रीच तो हुई है। ऐसा और कुछ भी ला सकते थे ऊपर। तो पता कैसे लगा कि जूते के पकड़ा गए? वो लोग तो पकड़ा ही गए होंगे। पकड़ा तो गए होंगे। सिक्योरिटी ब्रीच तो बहुत बड़ी हुई है। तो सब भागे थे फिर नीचे। अरे वो आगे से बोला गवर्नमेंट वाले 2 बार लेकिन आओ उनने सोचा, क्योंकि ऐसे ही हमने 2012 में हुआ, 2001 में हुआ था ना 13 दिसंबर को। और जो खालिस्तानी है वो वैसे धमकी दे रहा है कि मैं इस दिन को बहुत ऐतिहासिक बनाऊंगा और बनाऊंगा। इसके बारे में पढ़ूंगा मैं। ऑब्जेक्टिव क्या था हम लोग का? ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं बोला, आएगा अपने उसमें आएगा आर्टिकल्स में। साइक्लोन मिचाउंग, इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो साइक्लोन अब देखो, इसमें साइक्लोन से रिलेटेड टॉपिक हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, राइट। अब दूसरी चीज आप ये बात समझिए कि अभी क्या हुआ है, जनरली दिसंबर के महीने में साइक्लोन की इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं होती है, बट अभी हो गई है। इसके पीछे कारण बताओ, जल्दी आंसर दो, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। क्लाइमेट चेंज ही तो आंसर है भाई इन सब चीजों का। तो अब देखो, इनिशियली ये प्रेडिक्ट किया गया था कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग को देखने को मिल रहा है, साइक्लोन मिचाउंग, उसको बाद में सीवियर स्ट्रॉम के तौर पर जो है वो अपग्रेड कर दिया गया। तो हमने साइक्लोन्स की उसमें जो है डिस्कस किया हुआ है, कौन से साइक्लोन जो है सीवियर होते हैं, लेस सीवियर होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको बनवा के दिया था ज्योग्राफी में, तो आज उसको रिवाइज कर लेना। अब देखो, आपको करना ही करंट अफेयर्स में जो भी जीएस के टॉपिक्स आ रहे हैं, तुरंत जाकर उन जीएस के टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो यूनिक इंटेंसिफिकेशन साइक्लोन मिचाउंग का दिसंबर में हम लोग को क्या देखने को मिला? तो ये नॉर्मल अबव नॉर्मल हीट हम लोग को जो है वो देखने को मिली इंडेक्स वैल्यू में, अबव नॉर्मल हीट। भाई क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर लेवल जो है वो डिस्कस हो रहा है, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साइक्लोन को एनर्जी किससे मिलती है? हीट से, टेम्परेचर से, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण साइक्लोन इंटेंसिफाई हो जाता है, यानी कि साइक्लोन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब तीव्र हो जाता है, राइट, इंटेंसिटी उसकी जो है बढ़ जाती है। तो वार्म ओशियन टेम्परेचर, गर्म होना पानी का गर्म होना, उसको बंद करो, पानी गर्म होगा तो उसको वो मिलेगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल, मतलब अब वो साइक्लोन कितना हीट का पोटेंशियल है उसके पास, क्योंकि हीट इज इक्वल टू एनर्जी फॉर साइक्लोन, हमने डिस्कस किया हुआ है। कैसा वहां का एटमॉस्फेयर है वो भी मैटर करेगा। फिर विंड शियर, क्या होता है विंड शियर? पैटर्न विंड का हमने डिस्कस किया हुआ है। कन्वेक्शन करंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ज्योग्राफी क्लास। रॉस्बी वेव्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और एयर सी इंटरैक्शन, एयर और समुद्र के बीच में इंटरैक्शन, तो वही तो फ्लो करवाएगा ना, मतलब हवा को आगे बढ़ाएगा। तो ये पूरी चीज हमने देखो ज्योग्राफी के अंदर कवर अप करी थी, यही सेम चीज यहाँ पर आ गई करंट अफेयर्स में। तो ये फैक्टर्स है जिसके कारण से साइक्लोन तेज होता है, तीव्र होता है, राइट। अब ये मैंने आपको नाम भी लिखवाया था, एटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र में हुरिकेन्स बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, और फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बोलते हैं साउथ वेस्ट पैसिफिक और इंडियन ओशन में, राइट। अब क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है, कौन सा फैक्टर है जिसके कारण दिसंबर के अंदर साइक्लोन मिचाउंग जो है वो इंटेंसिफाई हो गया, तीव्र हो गया? तो ये है अबव नॉर्मल हीट इंडेक्स वैल्यू, सामान्य से ऊपर ताप सूचकांक मान। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO की असेंबली हम लोग को वो देखने को मिल रही है, राइट। हर 2 साल में होती है, 24-25 के पीरियड के लिए हमें फिर से रीइलेक्ट कर लिया गया है IMO काउंसिल के अंदर। तो हम फिर IMO काउंसिल की सीट पे जो है वो बैठेंगे, राइट, 2024-2025 के लिए।
और फिर इंडिया जो है वो कैटेगरी मतलब 10 स्टेट्स में 10 स्टेट्स की कैटेगरी में आती है, जिसमें हम लोग मेनली जो है फोकस है वो किस चीज पर करते हैं, इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड के ऊपर, क्योंकि सी ट्रेड पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। और दूसरी कंट्री जो इस कैटेगरी पर काम करती है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, यूएई। तो ये सब लाइक माइंडेड कंट्रीज यानी कि एक जैसे प्लान पर जो है वो ऑपरेट करती हैं। तो रोल जो है वो आईएमओ काउंसिल का जो है वो जिसके थ्रू इंडिया जो है वो रीइलेक्ट हुई मतलब होगी, आज आगे चल के ऑपरेट करेगी, तो उसमें जो है बहुत सारा काम करेगी, यानी कि एक तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरविजन का काम करेगी, प्लान और पॉलिसीज को डेवलप करने का काम करेगी, अप्रूव करने का काम करेगी। तो इस प्रकार के काम हम लोग को इंडिया की तरफ से देखने को मिलेंगे। अब इंडिया के अंदर एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है। अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, हिंदी में भी मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 ही आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिलता है कि हमें क्या चीज करना है। इंडिया मैरीटाइम विजन 2050 में इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आईएमओ के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए हम लोग को जो है वो क्या चीज करना है, जूनियर प्रोफेशनल ऑफिसर प्रोग्राम पर काम करना है। मतलब इन द सेंस सिंपल सी चीज, 2030 तक हमें इंटरनेशनली कंट्रीज के साथ जो है वो लिंक करके मैरीटाइम ट्रेड को जो है वो एनहांस करना है, इंप्रूव करना है, राइट। फिर मिशन जो है हम लोग को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का क्या देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोट करना सस्टेनेबल, एफिशिएंट, एनवायरमेंटल साउंड और सेफ शिपिंग थ्रू कॉर्पोरेशन। देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड, ये फोकस करता है व्यापार के ऊपर कि मैरीटाइम ट्रेड हो वो भी सस्टेनेबल हो, यानी कि नुकसान ना हो ट्रेड से किसी का भी। और क्योंकि देखो ट्रेड होता है तो आपको पता होगा शिप में काफी सारे केमिकल्स हैं जो ओशियन के अंदर गिर जाते हैं, जो शिप का पेंट जो होता है, राइट, आज की डेट में उस पेंट को, केमिकल वाले पेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है, राइट, एक कन्वेंशन के थ्रू। दूसरी चीज, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऑयल गिर जाए तो क्या होगा, ऑयल ऊपर पानी के ऊपर आ जाएगा और नीचे की लाइफ जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब बताओ इसका क्या होगा आंसर, क्या है, ए, प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ बिल्कुल, ट्रेड से रिलेटेड ये काम करते हैं, दूसरा ऑप्शन किसी काम की नहीं। बताओ कितनी बार भी रीइलेक्ट हो सकते हैं क्या? हाँ, कितनी बार भी रीइलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि जिसमें जो है बोलते हैं कि 2004 टर्म के बाद जो है आप नहीं हो सकते। ये ट्रेड से रिलेटेड है ना। अब हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट वाले एरिया को, तो भाई हमें कोई अपोज नहीं करना। अगर ध्यान से जो है पढ़ोगे, इंडिया वाज री-इलेक्टेड टू द आईएमओ काउंसिल विद द हाईएस्ट वोट टैली ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन असेंबली। दैट मींस की वोटिंग के ऊपर भाई जो रिप्रेजेंट, वो एक कॉन्टिनेंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एशिया की तरफ से हम जा रहे हैं, राइट। तो वो चीज, ब्रिक सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, नाम से क्या समझ आ रहा है, ये ऐसा काउंसिल है जो रिसर्च करता है, इनोवेशन करता है। किस चीज में, बायोटेक्नोलॉजी में वो रिसर्च और इनोवेशन पर काम करता है। तो क्या है ये, अब देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ब्रिक सोसाइटी का ये है, इस मीटिंग के दौरान जो भी मीटिंग हुई है इसकी, इन्होंने बोला है कि हमें बायो विजन बनाना है इंडिया के लिए। क्या बनाना है, बायो विजन। बायो विजन का मतलब जैव दृष्टिकोण, मतलब हम आगे चल के जो है वो विजन जो है वो देखें, बायोलॉजी का विजन। नेक्स्ट, 14 टॉप साइंस ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो है इस यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि 14 इंस्टीट्यूशन का ये एक अम्ब्रेला हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये सोसाइटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक प्राइवेट रिसर्च पार्टनरशिप में एंगेज होना, मतलब कि पीपीपी पर जो है वो काम करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर, वो भी रिसर्च के प्रोजेक्ट्स पर। फिर इंडोमेंट रिसीव करना नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज से, मेंटेन करना रिसर्च मैंडेट हर एक 14 इंस्टीट्यूशंस के लिए एक कॉमन गवर्निंग बॉडी के अंदर, यानी कि 14 इंस्टीट्यूशन एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो प्रोजेक्ट जल्दी होगा, इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर होगी। तो उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो वेस्ट लाइफ ऑन कैंपस। जीरो वेस्ट लाइफ ऑन कैंपस, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मिशन लाइफ हमें देखने को होता है कि मिशन लाइफ का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक इंसान अपनी जीवन को बेहतर बनाए। तो जीरो वेस्ट मतलब कि ये कैंपस, और कैंपस लिखा हुआ है कि कैंपस में कोई भी वेस्ट ना करें। अब ये 14 इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का कैंपस होता है ना, तो कोई भी वेस्ट ना करे। और ये साइंस बायोटेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो, बायो वेस्ट सबसे ज्यादा हार्मफुल भी होता है, आपको पता होगा इस चीज के बारे में। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इनका ये प्रोग्राम हमें देखने को मिला, इस मीटिंग के दौरान इन्होंने लॉन्च किया। तो ये वाला फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बताइए इसका क्या मेन वो है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य जो है वो क्या है ब्रिक का। हाँ, बी, पक्का, बिल्कुल सही जवाब। बायोटेक गवर्नेंस को यूनिफाई करना और सेंट्रलाइज करना, राइट। अभी देखा ना हमने कि 14 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर जो है वो आते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे?
अभी नहीं। सीओपी कहां पर हुई है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दुबई। सीओपी 28 क्लाइमेट समिट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए सीओपी 28 क्लाइमेट समिट के दौरान 118 कंट्रीज ने संकल्प लिया, प्लेज लिया कि वो ट्रिपल करेंगे अपनी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स में आएगा और मेंस में भी यूज करेंगे। और इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि इंडिया ने संकल्प नहीं लिया ट्रिपल करने के लिए। क्यों? पैसा भाई, पैसा। इंडिया को पैसा चाहिए ना रिन्यूएबल एनर्जी को वो करने के लिए। अब पैसा कौन देगा? डेवलप्ड कंट्रीज देंगी, जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में कहा हुआ था कि भाई डेवलप कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देंगी, वो दे नहीं रहे। और भाई हम अगर संकल्प ले लें और उसको पूरा ना कर पाए तो संकल्प किस काम का? संकल्प ओथ ऑफ कमिटमेंट लिया आप लोगों ने, अब पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर किस काम का ओथ ऑफ कमिटमेंट? पढ़ना तो पड़ेगा, राइट? रोज पढ़ रहे हो उस चीज को, ओथ को? झूठ बोल रहे हो? सही में पढ़ रहे हो? पढ़ना है भाई रोज। अपने दीवार जहां पे सो के उठते हो, सामने दीवार दिखती उठते से ही उसको चिपका लो। उठते से नहीं, पहला काम एक रूटीन डिसिप्लिन बना लो कि पहला काम मुझे ये चीज पढ़नी है। पूरे ओथ मिला आपको, उसको प्रिंट आउट कराया? नहीं कराया? लो देखो, ये तो सीरियसनेस है। प्रिंट आउट करा के उस वाले को चिपका लो अपने पास, और उसकी 4-5 फोटो कॉपी करा के अलग अलग हर रूम में चिपका लो। नोट्स आ जाएंगे ना? नोट्स कब आ रहे हैं? अब वो बताया तो ये खत्म तो हो ना मेडिवल और एंशिएंट। क्या ट्रैक? अभी तो प्रिंट हो रहा है, बाइंडिंग होगी। बहुत सारे काम है, 60 किताबें जो है 60 सेट बन रहे हैं अभी, 60 अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं। 60 ऑर्डर आ चुका है 60 का, का 66 है, 66 67। अगर आगे ऑर्डर आएगा तो सब वो कितना टाइम ले रहा है पब्लिशर वाला आपका? वो सब बातें अपन बाद में करते हैं। अब देखिए हमने जो है वो सीओपी 28 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 118 कंट्रीज ने संकल्प लिया है कि ट्रिपल करेंगे इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक। और ये कहा है कि एटलीस्ट 11,000 गीगावाट जो है कमिट किया है, एटलीस्ट 11,000 गीगावाट डेवलप होना चाहिए। और डबल करेंगे एवरेज एनुअल रेट एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का मोर देन 4%। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब जैसे पहले वो ऑरेंज वाले बल्ब हम लोग को देखने को मिलते थे, फ्लूरोसेंट बोलते थे ना अपन, फ्लूरोसेंट बल्ब। फिर आज की डेट में सीएफएल, एलईडी, ये सब हम लोग को देखने को मिलते। क्या कर रहे हैं? एनर्जी कम कर रहे हैं, बचा रहे हैं, राइट? जैसे हम देखते हैं एसी के अंदर 4 स्टार 5 स्टार एसी रेटिंग देखने को मिलती है, वो एनर्जी एफिशिएंसी की, राइट? तो ये चीज, तो उसको बेहतर करना है। कौन सी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जिन्होंने साइन नहीं किया इस संकल्प को? तो देखो इंडिया, चाइना, रशिया, इन्होंने जो है वो संकल्प को साइन नहीं किया। इंडिया के लिए ये रीजन था। इंडिया का रीजन ध्यान सुनिए। इंडिया ने पहली चीज तो ऑफिशियली कोई रीजन नहीं दिया, बट इशू था इंडिया के लिए, टेक्स्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो इंडिया को समझ में नहीं आई। मतलब इंडिया ने ये बोला कि भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा भाई। अब मेन रीजन आपको पता है, पैसा, राइट? और सेकंड रीजन, भाई जब कंट्री, काफी सारी कंट्री 2050 तक बोल रही नेट जीरो एमिशन हम करेंगे, हमने 2070 बोला। भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पैसा नहीं है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी को एकदम से हम स्विच नहीं कर सकते। इट विल गोइंग टू टेक टाइम। आप सोचो कि कल सुबह उठो और कल सुबह उठ के सब पेट्रोल पंप बंद, चालू करवा दो आप अपना सीएनजी या जो भी, तो भाई इलेक्ट्रिक स्टेशन, लोग दंगे पे उतर आएंगे सड़कों पे कि सालों हम क्या इतनी महंगी गाड़ी खरीद करके पागल है क्या? हाँ, फॉर्च्यूनर लेके बैठे हुए, अब पड़ी हुई है, उसमें पानी डाल के चलाए आप फॉर्च्यूनर में। मैंने खड़ी करके अपने मतलब क्या अब पोतों को, फिर पोता पोतियों को जब दिखाएंगे आगे चल के, बेटा देखो ये पेट्रोल वाली गाड़ी थी। अजीब है यार, तो लोग दंगे में उतर आएंगे। अब देखिए ये वाली बात सुनिए, अब सुनिए। इंडिया का डिसीजन है कि हमने बोला कि भाई हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के साथ रहेंगे। क्या है ये? अच्छी तैयारी हो रही है, अच्छा रिवीजन हो रहा है एनवायरमेंट का। तो क्या है एनडीसी क्या है? अच्छा पहली बार सुन रहे हो क्या? नहीं, आपने क्वेश्चन क्या पूछा? क्या है ये एनडीसी? सर वो है, क्या वो है? बोर्ड है, क्या है? कंपनी बोलते हैं सर। एक कंपनी नहीं है ये। अरे कंपनी नहीं, मतलब क्या हो, आईएनडीसी का फुल फॉर्म पहले हुआ करता था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नहीं अभी पढ़ा नहीं अपने आज तक, है ना? नहीं पढ़ा? वाह यार, यही गलती है। क्या होता है, बच्चे मेरे पास आते हैं कि 80% बोला था, फीस हमें वापस चाहिए, फिर बोलूंगा नोट्स ला, ये देखो। अरे हाँ पढ़ा तो था, क्या? नहीं पढ़ा।
INDC पढ़ा है पक्का? आज ही नोट्स में जाके देखना, पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हमने ये चीज पढ़ी है कि हर एक कंट्री को ये बताना रहता है कि उसने कितना, मतलब कितना वो करेगी, उसके गोल्स क्या होंगे, उसका 1 साल में क्या संकल्प होगा, आने वाले 5 इयर्स में, 10 इयर्स में क्या संकल्प होगा। तो हमने बोला कि हम वो पेरिस क्लाइमेट डील के साथ रहेंगे, हम हमेशा अपना INDC जो है वो या NDC जो है वो सबमिट करते हैं, वो सबमिट करते रहेंगे, राइट? ऐसा मत करो यार। देखो फिर अब उस दिन डोज दिया था तो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे मेरे पास, आज एनवायरमेंट के आएंगे, फिर कल से बंद हो जाएंगे। इंडिया का डिसीजन जो है वो ये है कि हमें NDC का हम पार्ट जो है वो रहेंगे और हम इंस्टॉल करेंगे 500 गीगावाट 2030 तक, राइट? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्लेज जो लिया गया है, हाँ जी बताएं, कौन कौन पूछना चाह रहा है? देखो पूछे तो नहीं है, ये तो आप इच्छा है मेरी। हाँ पायल जी बताइए। हेलो, गलती से हो गया क्या? अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज सुननी है। अब देखिए क्या हम लोग को जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं प्लेज के बाद। ध्यान से समझिएगा, ये जो 118 कंट्रीज ने क्या क्या चीजें बोली हैं। 118 कंट्रीज ने ये बोला है कि G20 कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगी रेजिलिएंट वैल्यू चेन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि हम वैल्यू चेन को जो है वो डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, राइट? अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी जो कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करे। फिर हम फाइनेंशियल सपोर्ट को एक्सपेंड करेंगे, राइट? रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए पैसा जो है वो लगाएंगे। तीसरा पॉइंट, हम जो है वो टेक्निकल सपोर्ट पर जो है वो काम करेंगे और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे, मतलब कि उनको और भी ज्यादा शामिल करेंगे, इंक्लूसिव पर जो है वो काम करेंगे। फिर हम क्रॉस बॉर्डर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर को एक्सेलरेट करेंगे। क्रॉस बॉर्डर ग्रिड इंटरकनेक्शन का मतलब, जैसे कि आपने वो एक टॉपिक पढ़ा है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वेरी गुड, पढ़ा ही नहीं पढ़ा? तो उस टॉपिक में क्या हुआ था कि पूरे दुनिया के लिए एक सिंगल ग्रिड, ग्रिड क्या होता है क्या बताया था मैंने, एक एग्जांपल, खंबा, वो वाला खंबा नहीं, बिजली वाला खंबा है ना, तो वो ग्रिड, तो ग्रिड कनेक्ट, अब ये खंबा क्या कर रहा है, हमें कनेक्ट करवा रहा है। अब कहीं पर भी सोलार पावर जनरेट होगी सोलार ग्रिड्स के थ्रू, तो वो कनेक्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये बोल रहे हैं कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रिड्स को जो है वो बनाएं कि कोई भी कंट्री कहीं से भी सोलार पावर जो है वो नहीं, सोलार पावर स्टोर कर रही है तो वो ट्रांसफर कर सके क्रॉस बॉर्डर, तो उसके लिए काम करने पर बात कर रहे हैं। अब इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कोल को कि भाई कोल जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एकदम से कोल को जो है वो छोड़ नहीं सकते कि कल से कोयला बंद। भाई कोयले से तो हमारे घर पे बिजली आ रही है, पढ़ाया था ना मैंने, सबसे ज्यादा कोयले का उपयोग हो रहा है, कल से कोयला बंद कर देंगे तो हालत खराब देश की, माइंस बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद लोग जो है वो फिर, अब लेबर लोगों का क्या होगा, उनके लिए दिक्कत होगी, जॉब, बहुत सारी चीजें हैं यार। इंडिया जो है इसने साइन नहीं किया प्लेज, क्योंकि इसका मानना यह था कि रिन्यूएबल अलोन जो है वो मीट नहीं कर सकता एनर्जी डिमांड को, क्योंकि अभी एकदम नहीं कर सकते ना, बंद थोड़ा कर सकते यार एकदम से, रिन्यूएबल के चक्कर में सब बंद कर देंगे, सोच समझ के पॉलिसी प्लान जो है वो लेना पड़ेगा। कई बार काफी सारे डिसीजन ऐसे होते हैं कि लोगों को जो दबा देते हैं, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं कि एकदम से क्विक डिसीजन कभी नहीं लेना, एकदम से दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आगे की जो है बात करें, अब इस प्लेज में लीगल सैंटिटी की कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, कानूनी पवित्रता का अभाव। सैंटिटी मतलब पवित्रता, मतलब बना तो दिया है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हेलमेट पहनने से रिलेटेड कुछ वो नहीं होता, या सीट बेल्ट लगाने से रिलेटेड पैसे नहीं लिए जाते, कोई नहीं पहनता, तो भाड़ में जाओ, नहीं पहन रहे, है ना। मेट्रो के अंदर, मेट्रो में आप देखोगे थूकना मना है, थूकेगा तो 500 रुपए फाइन है ना। अगर वो चार्ज नहीं किया जाता किसी से तो दुनिया थूकने लगती, लाल होता, फिर कलर सफेद की जगह लाल हो गया, नीले की जगह लाल हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो ये चीजें गड़बड़ वाली है, बताइए इसका क्या होगा आंसर। हाँ, हमें जो है वो पार्ट में भाषा के साथ हमारे संबंधित मुद्दे थे संभावित मुद्दे, कि हो सकता है कि हमें भाषा समझ में नहीं आई है उसकी, होता है ना, कई बार किसी से बात नहीं करनी होती, बात समझ नहीं, हेलो आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है यार। कोई बोलता ना, आजकल मैं थोड़ा करने लगा हूं कि भाई थोड़े पैसे की जरूरत है, मैंने नहीं, मुझे नहीं है, मतलब वो बोलते थोड़े पैसे की जरूरत है उसके लिए, मैं बना कर देता हूँ, मैंने कहा मेरे को नहीं है भाई,
मैं लगाता हूँ तेरे को, रुक फोन, वो तो सुन तो, अरे मैंने लगा रहा हूँ एक मिनट यार, मीटिंग में बैठा हूँ बस। मेरे जो आजकल मुझे ये पैसों से रिलेटेड बोल रहा है कि अरे यार एक बार मैं दे देता हूँ किसी को, फिर अरे वापस लेते समय भाई ऐसा लगता है कि मैं उधार मांग रहा हूँ यार। इतना बड़ा दिमाग खराब अभी बीच में हो कर रहे हैं मेरे साथ लोग, तो मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने कहा यार ये क्या वजह, सामने वाला बड़े स्टाइल में मिल जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैंने साला लेते समय मुझे बोला है भाई प्लीज मुझे जरूरत है यार, थोड़े पैसे दे दे यार। मैंने ले भाई, अभी मैं आप बता रहा हूँ, मैंने एक को 15,000 रुपए दिए थे, अभी 900 रुपए बचा है, अभी मैं वैसे दिखाता हूँ 900 रुपए बचा है, वो बंदा मुझे 900 रुपए नहीं दे रहा यार। और अब आप सोचो, अब मैं रिएक्शन नहीं आ रहा, क्या होगा, कौन सा नशा रख लिया, बीमार तो मैं हूँ साला। भाई सोकर लग गया तो से आ गया तो तेरा वो बढ़ेगा अपने आप, तो रात में देखना चाह रहा था मैंने कहा तेरा वो भाई मेरे इस बिल में से 600 रुपए ज्यादा दे दिए, तो मैंने हटवा दिया। मतलब इस वाले बिल में नॉर्मली बिल आता था 400 500 बना दिया था, और वो क्या है ना क्वार्टरली चार्ज करते हैं, ठीक है 4 महीने का एक्स्ट्रा, तो उन्होंने 600 रुपए कर दिए मेरे बिल में ऐड करके। चलो बहुत ज्यादा हो गया, दूसरी बार करूंगा इससे अच्छा। 2023 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्टेरियल मीटिंग, किसी को पता है यूनाइटेड नेशन मिशन के बारे में? यूनाइटेड नेशन का काम क्या होता है? पीस कीपिंग, जहां पे दंगे नहीं हो, रोकने के लिए फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन की खुद की फोर्स रहती है क्या? नहीं, सबके अलग नेशन, सब अलग अलग कंट्री अपनी फोर्स है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इनको ब्लू बैरेट्स भी बोलते हैं। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन पीस की। क्या ये अटैक करते हैं? नहीं सर, रोकते हैं सर, डिफेंस का काम होता है, बट एक प्रोविजन है, जरूरत पड़ने पर ये कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये उस हिसाब से ट्रेन रहता है। अब इनकी एक मीटिंग हुई, ये मीटिंग जो है वो कहां पर हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये घाना के अंदर हम लोग को देखने को मिली, और घाना की कैपिटल, घाना कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में? घाना अफ्रीका के अंदर घाना है। तो घाना के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एक्रा करके एक क्षेत्र है, तो उसकी कैपिटल है, राइट। तो वहां पर ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये था कि जो कमिटमेंट्स जो हम लोग को, कलेक्टिव कमिटमेंट जो पीस, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के हैं, उनको एक्सप्रेस करना, कि इनके जो भी कमिटमेंट्स है वो सामने हम रखें, राइट, याद दिलाएं दोबारा से। और कमिटमेंट जो है वो किस चीज के ऊपर भी बेस्ड है, कि भाई हमारे प्लान्स, पीस कीपिंग मिशन के प्लान्स बनाने से रिलेटेड कमिटमेंट, उसमें सुधार लाने से रिलेटेड कमिटमेंट, ठीक है। 85 से भी ज्यादा कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और घाना जो है वो वेस्ट अफ्रीका के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, कंट्री है, और गल्फ ऑफ गिनिया और अटलांटिक ओशन इसके साउथ में है। और ये अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है आइवोरी कोस्ट के साथ, बुर्किना फासो के साथ और टोगो के साथ। तो आप देख सकते हो उसके बाजू में जो है वो आइवोरे, और ऊपर आप देखोगे बुर्किना फासो, और यहाँ पर हम लोग को जो है वो टोगो जो है वो देखने को मिलता है इसके साथ, कि घाना अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। तो यहाँ पर, और हमेशा ऐसे वाले मैप में कभी मत देखो, और अपने घर पर जो मैप लगा हुआ उस पर गौर फरमाने की आवश्यकता है। कैपिटल घाना की जो है वो एक्रा हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आकरा। क्वेश्चन का आंसर बताएं। सी फॉर कैट। कैट माने बिल्ली, हाँ, कैट माने बिल्ली, कैट माने बिल्ली। दौलत डरता है हमारा बिल्ली से, पता नहीं क्या है वो, लेब्राडोर के रूप में पोमेरियन आ गया है, थप्पड़ मार देती है। हाँ, नहीं मेरे दोस्त ने बिल्ला पाला है ना, तो बताता है मुझे, बोलता भाई अगर आपने बिल्ला को मार दिया, ये मत कर, तो पहले तो वो डर के मारे भाग जाएगा, फिर वो मौका देगा, फिर वो धीरे धीरे करके आएगा, बोलो आप जैसे अपना काम कर रहे हो, तो आपने उसको मारा तो उसको याद है कि साले मुझे मारा था, वो धीरे धीरे करके आके पट से मार के भागेगा। बोले लो, मैंने कहा वाकई, मुझे पहले ऐसा लगता है कि लोग वैसे मजाक कर रहे हैं, बट वाकई में होता है यार। मैंने कहा पर ये डॉग्स का सही रहता है, डॉग्स को मारो पीटो बेचारे थोड़ी देर के लिए कू करके चले जाते हैं, फिर ऐसे इधर फट से आ जाएंगे। हाँ बोलो हाँ, वो होता है ना, वो रील चलती है, बिस्किट खिला दी तो हाँ भाई, वो उसकी थी ना वो वाली मुंडा भैया वाली, समझ गए भैया? अब तुम दोस्त हो, इस गली में कोई प्रॉब्लम मुझे बता देना। नहीं
भैया आप बताएं, हम बीप बीप कर देंगे। वर्ल्ड सॉइल डे, तो सॉइल कैसे बनती है आपको ऑलरेडी पता है, राइट। सॉइल जो है वो हमने डिस्कस किया, एक बड़ा चट्टान है, रॉक है, वो धीरे धीरे करके टूटता है, चूरा चूरा होता है और मिट्टी जो है बनती है। खाना पीना चल रहा है यार। अरे खा लो खा लो खा लो खा लो, फाड़ दिया तो खा लो। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं, ह्यूमस हुआ, इस प्रकार की चीजें, राइट। और इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो है वो सस्टेन होती है। भाई कहीं पर भी मिट्टी होगी तो प्लांट और एनिमल की लाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, राइट। प्राइमरी फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो उसका पेरेंट मटेरियल है, राइट। पेरेंट मटेरियल मतलब जो रॉक जिससे वो बन रहा है। क्लाइमेट है, हमने डिस्कस किया हुआ है ज्योग्राफी के अंदर कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हम लोग को देखने को मिलती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी बनाने में उपयोगी होते हैं, राइट। टोपोग्राफी, उसका स्थल जो है वो कैसा, ऊपर नीचे वाला एरिया, स्थलाकृति हम लोग इसको बोलते हैं। और टाइम, समय के अनुसार मिट्टी बनती थी, यही चीज तो लिखवाई थी मैंने आपको फैक्टर्स में। फिर वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इसकी थीम आप ध्यान में रखना, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अब देखो, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है, ये हिंदी में याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। थीम तो सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है। 5 दिसंबर बस याद रखो। और इसको जो है प्रपोज किया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस ने 2002 में, और इसको फॉर्मली स्टैब्लिश किया ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के अंडर, और डेजिग्नेट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में। तो यूएनजीए ने 2014 में बोलते हैं कि हाँ भाई 5 दिसंबर जो है वर्ल्ड सॉइल डे के तौर पर मनाया जाएगा। फिर अब देखिए, सॉइल डिग्रेड जब होती है, डिग्रेड, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, मृदा क्षरण, इरोजन, डिग्रेडेशन। तो ये जो होती है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर में अब भाई मिट्टी अगर कम हो जाएगी तो ईल्ड जो होता है, पैदावार जो होगी उसमें कमी आ जाएगी, राइट, ज्यादा क्रॉप्स नहीं उगेंगे। फिर इरिगेशन की नीड जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, आपको जो है बार बार सिंचाई जो है वो करनी पड़ेगी, राइट। अगर मिट्टी खराब हो रही है, इरोड हो रही है, वहां पर डिजीज, बीमारियां होने लगेंगी, कीड़े मकोड़े आने लगेंगे, राइट। सॉइल इरोजन होगा क्योंकि वहां पे प्लांट ही नहीं होगा तो सॉइल इरोड तो करेगी करेगी। और फिर कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। किस चीज, अब देखो डिमांड और सप्लाई का गेम है कॉस्ट में। कम पैदावार होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वही चीज। फूड सिक्योरिटी के लिए अब देखो क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी, भाई पेड़ नहीं उगाओगे तो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पेड़ क्या है, कार्बन सिंक है, एक प्रकार से कार्बन को जो है वो करते हैं, स्टोर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर इसके अलावा न्यूट्रिशनल क्वालिटी की जो है वो गिर जाएगी, मिट्टी खराब होगी तो। फिर इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट। प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे फूड के। फिर इसके अलावा फेमाइन का रिस्क, यानी कि फेमाइन मतलब भूखमरी है ना, तो उसका रिस्क हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। अकाल, भूखमरी अकाल, हंगर होता है भूखमरी, तो फेमाइन अकाल। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की बात करें तो अब भाई वहां पे फॉरेस्ट नहीं होगा तो जीव जंतु कैसे आएंगे, उनका घर खत्म। फिर प्लांट की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। फिर ऑल्टर्ड इकोसिस्टम सर्विस, हम लोग को जो है यानी कि पूरा हमने इकोसिस्टम में को पूरा पढ़ा हुआ है, परिस्थितिकी तंत्र को जो है पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमने देखा था कि एक इकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, एक टाइम के बाद जो है पूरी चीज खत्म होकर दोबारा से जो है वो शुरू होती है, राइट। फिर इसके अलावा इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी होती है, जल्दी बताओ सर, जो ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं। हिंदी में इसका करेक्ट आंसर है ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं, मतलब आक्रामकता। हाँ, वही। ज्यादा तेजी से ग्रो करने का मतलब आक्रामकता कहां से हो गया। एग्रेसिव तो होंगे सर, जल्दी उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि वहां से जो ऑलरेडी प्लांट्स हैं उनको हटाओ और उनकी जगह लो। तेजी से ग्रो नहीं करना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ग्रो नहीं, दूसरे को मार रहा है, उसको अपन आक्रामकता बोलता है। नेक्स्ट, पॉलिनेटर्स डिक्लाइन जो है वो हो जाएंगे, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। अब क्या क्या चीजें हम करें इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए, सॉइल के संरक्षण के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए। तो हम कवर क्रॉप्स का जो है वो उपयोग करें। कवर क्रॉप्स कौन से क्रॉप होते हैं, मतलब वो बड़ी ग्रो। कवर क्रॉप्स क्या होता है, यूजिंग कवर क्रॉप्स, कवर फसलों, वो जो एक होता है मल्चिंग। देखो क्या होता है, मिट्टी को चाहिए नमी बेटर बनने के लिए, है ना। तो कवर, मल्चिंग प्रैक्टिस कभी सुनी है। इसमें क्या होता है कि ऊपर स्ट्रॉ वगैरह, स्ट्रॉ मतलब जो सूखा जैसे भूसा होता है, वो जो है मिट्टी के ऊपर बिछा दिया जाता है। मतलब क्रॉप आपने बीज डाले और उसके ऊपर बिछा दिया, जिससे कि पानी जो है नमी रहे, पानी रहे, वो इवापोरेट ना हो। तो ये कवर,
पॉलिथीन भी ढकते हैं, उस वही सेम चीज है, हाँ वही सेम चीज है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कवर करो। जैसे आप हाईवे वगैरह में निकलते हो खेतों के पास, आप देखते होगे ना कि ऊपर पॉलिथीन जो है वो लगा दी जाती है, हाँ ग्रीन हाउस भी बोलते हैं उसको, बट वो एक्चुअली में ग्रीन हाउस नहीं होता है। क्या कर रहे हो ये, लाइटर है क्या, फिर क्या चाबी है, अच्छा मतलब आज कार से आए हो, बाइक इलेक्ट्रिक, अच्छा इलेक्ट्रिक बाइक है, हाँ यार सही चाबी है उसकी, कार जैसी लग रही है चाबी, बैटरी खत्म हो जाएगी यार, ऐसे मत करो। आगे की बात करें, ये भी चार्ज होती है क्या चाबी भी, अब कार्बन फार्मिंग को प्रैक्टिस जो है वो किया जाए, और सेलाइन और एसिडिक सॉइल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो उस पर जो है वो काम किया जाए। मैंने आपको बताया था ना कि सॉल्ट्स जो है वो आ जाते हैं सॉइल के अंदर। सॉल्ट कैसे आते हैं, हाँ सॉल्ट कैसे आते हैं सॉइल में, कोई नमक फेंक के चले जाता है क्या, नहीं फिर वो नेचुरली आते हैं, हाँ लोग जैसे पिघलती हैं फिर वो सेशन निकालती हैं, मिट्टी में क्या पिघल रहा है यार, नॉर्मल मिट्टी पड़ी है बाहर, उसको सॉल्ट रॉक में होगा ना भाई, इवेपोरेशन जब होता है तो सॉल्ट, ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना, आ जाते हैं, और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के जो सॉइल में घुले रहते हैं, वो एक्युमुलेट हो जाते हैं एक जगह पर, तो ये सब इन सब चीजों को कम करना है। भैया रिवाइज करो अच्छे से, ऐसे काम कैसे बनेगा, नहीं तो बोलोगे कि 80% बोला था आया नहीं जो पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं होता है, आएगा। लॉइस कहाँ का वो है, लॉइसिस पढ़ के नहीं बताना है, लॉइसिस सुना है कि नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हो ये, ज्योग्राफी रिवाइज ही करो भैया। सैंड का नहीं दिखाया था लॉइसिस, चाइना के अंदर बहुत रेत वाला एरिया दिखाया था मैंने आपको, सैंड ड्यून्स टाइप का एरिया, तो लॉइसिस कहां पर होते हैं, चाइना में हम लोग को देखने को मिलते हैं, पार्ट है, बहुत बढ़िया। लॉइसिस प्लेटू, फिर बोलोगे कि नोट्स दे दो, मत करो सुबह पर भैया, मत इरिटेशन करो, फिर कौन सी हरकत है छोटे बच्चों की तरह नर्सरी में बैठे हुए टक 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 टक। तो देखो लॉइसिस प्लेटू रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चाइना के अंदर हुआ था, शुरुआत हुई थी 1994 में। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सॉइल इरोजन को जो है वो रोकना है, राइट, कम करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है, इंप्रूव करना है लोकल इनकम और लिविंग कंडीशंस। स्ट्रेटजीज के अंदर इन्होंने बोला कि हम टेरेसिंग करेंगे, टेरेसिंग पढ़ा बट आ नहीं रहा ना, पढ़ा है हाँ टेरेसिंग, तो नाम से ही समझ में आ रहा है भी, तो और लॉइसिस वॉइसिस आ जाता तो बोलते पता नहीं क्या है। रिस्टोरेशन, रिस्टोर करो जो चीज खराब हो चुकी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को चेंज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है वो आओ, ग्रेजिंग को रेस्ट्रिक्ट करो एक ही जगह पर, तो ग्रेजिंग के चक्कर में गाय बछड़े सब खा जाए, राइट, खत्म कर दिया उनने। फिर ये सब करेंगे तो सॉइल इरोजन डिक्रीज होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, राइट, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें, सॉइल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना ये इंश्योर करता है कि फ्यूचर जनरेशन में जो है फायदा मिलेगा। भाई हम आज की डेट में सॉइल को बचाएंगे तो आगे चल के फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी है बस। बताइए आंसर। घर में कितनी देर पढ़ते हो, डी बी प्राइमरी फैक्टर्स, हाँ बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। क्लाइमेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी। कितने घंटे पढ़ते हो, मिनट मिनट 5 घंटे, 5 क्या 5 मिनट पढ़ते हो, 5-6 घंटे, या 1 घंटे में पुंगी बच जाती है। वो क्या देख लेते पढ़ते ना कि 2 घंटे बैठ तो 5-6 घंटे पक्का पढ़ रहे हो, बैठ जाते, फिर भी बता नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन के आंसर। ये तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा होता, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर वो होता है कि आज से 2 महीने पहले जो पढ़ा उसका आंसर दो, फिर वो तो ये पता नहीं यार ये क्या है, एनडीसी पता नहीं क्या है। S&P ग्लोबल प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। S&P ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था के मामले में 3रे नंबर पर आ जाएंगे हम लोग
2030 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखोगे मेंस में और याद रखोगे प्रीलिम्स के लिए। ये फोरकास्टिंग हुई है कि हमारी 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बढ़कर 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी 2030 में। एकदम खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे यार आज ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे, छोटी छोटी चीज में ताली बजाने लगते हो यार। इंडिया के करंट ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल की बात करें तो आज की डेट में हम 5वीं पोजीशन पे हैं, ठीक है। 5th पोजीशन याद रखना, यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान और इंडिया। अब हम क्रॉस कर देंगे जापान और जर्मनी को और तीसरे नंबर पर जो है आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है वो करते हैं, इसमें हम लोग को अब देखो S&P ने बताया कि इंपॉर्टेंस दिया कि भाई क्यों इंडिया जो है वो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। ये हमारी स्कीम देखो ना, आप स्कीम का नाम गिनाओ। अरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी स्कीम है? हाँ तो क्या स्कीम का नाम बोलो ना। स्किल इंडिया और इकोनॉमिक जोन। अरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पानी का है, पानी का नहीं, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ हमने बनाया हुआ। और पॉलिसी बताओ। अरे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कौन बोलेगा ये सब? बता दो फिर ये सब। एक और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, देखो PIL नहीं, वो PLI है यार, PIL फाइल हो जाएगी वो तो। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। तो ये सब इन सब चीजों पर फायदा दिया। देखो लिखा भी है यहाँ पर, हमारे लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क काफी अच्छा आज की डेट में। गडकरी रोड्स कितने बढ़िया बना रहे हैं, क्यों? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी आसानी से जा सके। अलग अलग जगह पे हमने लॉजिस्टिक हब जो है बना रखे हैं, राइट? क्यों? सामान जो है वो एक जगह से वाया एयर, वाया लैंड, वाया सी रूट जो है वो जा सके, वाया रेल। तो ये चीजें हम आज की डेट में वर्कर्स को अपस्किल कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। और फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज जो है वो किया गया। ज्यादा से ज्यादा हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाओ, महिलाओं को काम दो, जेंडर गैप को जो है वो कम करो, राइट? ये सब चीजें मेंस में मुझे नहीं लिखनी है, आप लोग को लिखनी है भाई। क्या कर रहे हो? तो इंडिया की हाई ग्रोथ, इंडिया जो है एक्सपेक्टेड ये है कि इंडिया ग्रो करेगी स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, स्पेशली फाइनेंशियल और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज की डेट में देखिएगा टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ही सबसे ज्यादा कमा रहा है। जिसने कोई टेक्नोलॉजी निकाली वो सबसे ज्यादा कमा रहा है। मैन्युफैक्चर मतलब एक प्रोडक्ट निकालने वाला व्यक्ति की जो एक प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है, उसके एवन में आप देखेंगे कि किसी ने कोई सर्विस बना दी तो वो ज्यादा हिट कर रही है। जोमेटो, उबर क्या ही है? टेक्नोलॉजी सर्विस दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार की फाइनेंशियल और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप के कारण सबसे ज्यादा ग्रोथ और फायदा जो है वो इंडिया को मिल रहा है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जर्मनी को क्रॉस करके इंडिया 3rd पोजीशन पर आ जाएगी। सी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ग्लोबल कूलिंग सेक्टर के लिए हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव जो था ग्लोबल कूलिंग सेक्टर की इस मीटिंग का वो ये था कि हम लोग को ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 60% जो है वो रिड्यूस करना है 2050 तक। कितना? 60% रिड्यूस करना है 2050 तक। तो ये प्रेडिक्शन किया गया। ग्रीन हाउस गैस क्या है, एमिशन क्या है, ये बात आपको पता है अभी तक, एनवायरमेंट में पढ़ी हुई हमने, है ना? बता दो 3 ग्रीन हाउस गैस के नाम। CO2, नाइट्रोजन, हाँ CO बोल सकते हो, और ऑक्सीजन कहाँ है ग्रीन हाउस गैस यार? O3 ओजोन, ओजोन को बोल सकते हो, और मीथेन, है ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट? चलिए, क्यों जो है वो कूलिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में? भाई देखो कूलिंग सेक्टर बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है तो उसको कम करने के लिए कूलिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूड क्वालिटी मेंटेन करना। भाई आप टमाटर है, हम फ्रिज को रखते तो फ्रिज में रखते ज्यादा दिन चल जाएगा, फ्रिज के बाहर रख देंगे तो खराब हो जाएगा, राइट? तो ऐसे ही हम लोग को कूल चेन जो है वो क्रिएट करनी है, कूलिंग चेन। नेक्स्ट, इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी है। कूलिंग सेक्टर आज की डेट में 20% इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग का ही वो कर रहा है, यूटिलाइज जो है वो कर रहा है। और अब देखो 2050 तक जब, जैसे अभी हम लोग को देखने को मिला कि 60% ग्रीन हाउस गैस में रिडक्शन होगा ग्लोबल कूलिंग सेक्टर के कारण, ये चीज बताई जा रही है। तो इसमें हम लोग को कूलिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा।
भाई जैसे रेफ्रिजरेटर हुए इस प्रकार की चीजों पर, तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है वो बढ़ जाएगा। लिखा हुआ डबल करेंगे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को और एमिशन को, 4.4 से लेकर 6.1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। अब इसमें हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा टारगेट करना है, वरना फिर कबाड़ा और ज्यादा इन फ्यूचर हो जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही फायदेमंद हो पाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब प्रपोज मेजर ये है कि पैसिव कूलिंग पर, पैसिव कूलिंग क्या होती है, एक एक्टिव कूलिंग होती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एसी लगाया चालू, पैसिव कूलिंग। ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, हाँ बिल्कुल। किस तरह क्या बताओ थोड़ा। ग्रीन बिल्डिंग्स का नाम सुना है, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या हो रहा है उसमें, पानी की पाइपलाइन जो है वो लगा दी जा रही है अंदर ही अंदर, है ना, क्यों, और ऊपर इस प्रकार के पेंट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं जो कि घर को ठंडा रखेंगे, बिकॉज पेंट्स भी हेल्प करते हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक जो है वो करने में, है ना। हाँ हाँ, इस टाइप से कुछ रहता है। और क्या हम लोग को जो है देखने को मिल रहा है कि ब्रिक्स ऐसी लगाई जा रही हैं जो पोर्स वाली हो, कि हवा जो है वो आर पार प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो रहे। तो इस ठंडा रहेगा, हाँ। तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर जो है वो काम किया जा रहा है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी में डर ये भी लगता है कि भाई सर्दियों के समय में रात में हालत खराब है, पता लगे वो एसी तो फिर भी इंसान बंद कर सकता है, वहां बैठेगा क्या, दीवार तोड़ थोड़ा सकता है वो अपने घर की, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। वो ऐसी बिल्डिंग पर काम करते हैं कि गर्मी में ठंडी और ठंडी में टेम्परेचर मेंटेन पर काम करते हैं, कि टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। पानी गर्म कर दो, सोलर पावर के थ्रू वही। अब हम लोग को ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, राइट। एनर्जी एफिशिएंसी पर जो है वो काम किया जाए, ठीक है। फेज डाउन क्लाइमेट वार्निंग रेफ्रिजरेंट्स को, यानी कि जो भी ऐसे रेफ्रिजरेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो टेम्परेचर लेवल को राइज करने का काम करें, धीरे धीरे करके उनको फेज आउट करते जाओ। अब बताइए आप इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या ये क्या लिखा है, वाह, हाँ क्या है ये, पढ़ा ही नहीं आज तक, नहीं पढ़ा ये, स्पेल तो कर दो, लिखा क्या है, हिंदी में देख लो भाई, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में देख लो, क्या लिखा है, अब तो पढ़ के बता दो। अरे की गाली, गाली क्यों बोल रहे हो, की गाली अमेंडमेंट सुना है ये, सुना है, कहाँ सुना है, मुझे याद ही नहीं है। अलग अलग वो नहीं पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को, कि गाली अमेंडमेंट हो गया, पेरिस क्लाइमेट डील हो गई, राइट, कि गाली भी था, बहुत सारी चीजें थी यार, मैंने 8-10 पढ़ा हुआ है, कि एक अर्थ से रिलेटेड भी था, अर्थ समिट 1992, याद आ रही है, हाँ 1992 था 72 था, 1992 लग रहा है अर्थ समिट, तो वो चीजें हम लोग को देखने को, तो ये सब चीजें ध्यान में रखो भाई। जीपीएस क्या होता है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, एवरीवन नोस अबाउट जीपीएस। भाई जीपीएस की मदद से आप लोकेशन ट्रैक करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हो। यूएसए की टेक्नोलॉजी है, अगर यूएसए के पास जीपीएस है तो इंडिया के पास नेविक है ना, बन रहा है, नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ गया, लॉन्च हो गया, उसमें एक अलग से डिवाइस लगानी पड़ती है, और नए नए लेटेस्ट फोन में हम आज की रेट में उस टेक्नोलॉजी को, जो इंडिया के तरफ फोन आएंगे इंपोर्ट होंगे, तो उसको हम लोग जो है बोल रहे हैं कि भाई आप ये लगा के दो ये डिवाइस। जीपीएस यूएसए ने लेकर आई थी, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1973 में स्टैब्लिश किया। जीपीएस में 24 सैटेलाइट है। सेकेंडली इसके अंदर 3 मेन सेगमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, एक स्पेस का सेगमेंट है जिसमें 24 सैटेलाइट है, एक कंट्रोल सेगमेंट है जो कि मैनेज करता है सैटेलाइट की परफॉर्मेंस और कमांड को, और एक यूजर सेगमेंट है जो अलग अलग सेक्टर में जीपीएस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, किस प्रकार से जीपीएस रिसीवर और डिवाइस जो है जैसे कि स्मार्टफोन, वो यूजर की प्रिसाइज लोकेशन यानी कि बिल्कुल सटीक लोकेशन कैसे डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने अगर आपको किसी को लोकेट करना है तो वो कहां पर खड़ा है एग्जैक्ट वहीं पे आप चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जोमेटो, उबर, तो ये सब हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सर्विस जो है वो एक्यूरेट पर जो है वो लेकर आती है, ओला वगैरह।
तो जीपीएस रिसीवर जो है वो पिकअप करता है रेडियो सिग्नल L1 और L2 फ्रीक्वेंसी के। पहली चीज रेडियो सिग्नल्स का इसमें उपयोग होता है, राइट, जो सैटेलाइट भेजती है रेडियो सिग्नल। सेकेंडली कैलकुलेट करता है डिस्टेंस सैटेलाइट से और निर्धारित करता है कि यूजर की प्रिसाइज लोकेशन क्या होगी, यानी कि एक प्रकार से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देता है कि पहले गया हमने जो है वो जैसी जीपीएस की लोकेशन हमने मार्क करी तो वो गई सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट दूसरी लोकेशन जो है वो देखेगा और हमें बिल्कुल बता देगा कि कितने डिस्टेंस पर हम हैं। तो ये ट्रायंगुलर के फॉर्म में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, काम करता है। देखो लिखा भी हुआ है। तो प्रिसाइज लोकेशन ट्रायंगुलेशन के थ्रू 3 डायमेंशन में हम लोग को जो है वो 3D में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, स्पेस का और एक टाइम का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उसके थ्रू जो है पता लगा देता है बिल्कुल एक्यूरेटली। दूसरे हम लोग को जो है वो ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनास, गैलीलियो, राइट, बेडू, इस प्रकार के अलग अलग हम लोग को देखने को मिलता है। अब आप बताओ पर्पस इंडिया के नेविक सिस्टम का क्या है? सिविल एविएशन। मिलिट्री तो उन्होंने बोला नहीं है ना सर, मिलिट्री के लिए शुरू करना है स्टार्टिंग में कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखा जा रहा है। डिफेंस, यूएसए की डिफेंस फोर्स लेकर आई है ना, वैसे ही हम मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए नेविक हम उन्होंने जनता को नहीं दे रहे हो, अभी स्टार्टिंग में मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जाए। पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स। क्या है ये क्लिनिकल ट्रायल्स? नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्लिनिक में ट्रायल करना। किस चीज का ट्रायल? कपड़ों का? भाई WHO ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर कोरोना वायरस आया था, किसके साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे थे? WHO हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था कि नहीं दे रहा था? भाई WHO तो इंफॉर्मेशन देता है इन सब चीजों की। फिर अभी वो पिक्चर आई थी कौन सी, वैक्सीन से रिलेटेड, नारा पाटेकर की वैक्सीन वॉर। तो क्या देख रहे थे उसमें? WHO के साथ ही तो इन लोग की मीटिंग्स जो है वो कंटिन्यू चल रही थी। तो WHO ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि क्लिनिक्स के अंदर ट्रायल किया जाए अलग अलग वायरस का, अलग अलग दवाइयों का, वैक्सीन का। तो ये चीज है, ये पहली हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, नवंबर 2023 में हुई थी। तो ये फोरम जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें मजबूत बनाना है क्लिनिकल रिसर्च कैपेबिलिटीज को, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन के साथ अलाय करती हो, और फोकस करना है क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के ऊपर, कि क्लिनिक के अंदर क्वालिटी रिसर्च हो और कोऑर्डिनेशन आपस में जितने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज उनके साथ कोऑर्डिनेट करें हम लोग। लगभग 130 एक्सपर्ट्स 43 कंट्रीज के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस फोरम में। और क्लिनिकल ट्रायल्स ये क्या है? ये रिसर्च स्टडीज हैं जो कंडक्ट की जाती है सेफ्टी और एफिकेसी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की, कि भाई हम ट्रायल कर रहे हैं कि ये मेडिसिन है, ये किस प्रकार से किसी की बॉडी में जाकर कैसा असर करेगी, दैट इज क्लिनिकल ट्रायल। वैक्सीन ट्रायल सुना होगा आपने, वैक्सीन लगने से पहले 3 ट्रायल्स इसके हम लोग को वो देखने को मिलता है। मूवी में ही अगर देखियो वाली तो उसमें भी आपने देखा होगा वाली चीज कि काफी सारी वैक्सीन ऐसी होती है इमरजेंसी के बाद 2 ट्रायल्स में ही अप्रूवल जो है वो दे दिया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डेटा गैदर करना, कि भाई की साइड इफेक्ट्स ट्रीटमेंट के क्या हो सकते हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज जो है वो क्लिनिक्स के अंदर लेकर आना। नेक्स्ट CTRI का फुल फॉर्म है क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री। तो ये इंडिया, ये स्टैब्लिश हुई थी 2007 में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है और इसको मेंटेन किया जाता है ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है और ये एक नेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी क्लिनिक्स होते हैं उनको रजिस्टर करने का काम इसका हम लोग को देखने को मिलता है। ये फैक्ट ध्यान में रखना है, ये देखो लिखा है। और ये मैंडेटरी होता है कि कभी भी जितने भी ट्रायल किए जा रहे हैं उसको CTRI के पास जो है वो अप्रूवल के लिए भेजा जाए। जब CTRI अप्रूव करेगी तभी किसी मेडिसिन का, किसी वायरस का, किसी वैक्सीन का ट्रायल जो है वो शुरू होगा। अब जून में गवर्नमेंट ने जो है वो एक अमेंडमेंट लेकर आई, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2023 करके, और इसमें परमिट दिया जा रहा है रिसर्चर्स को कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं नॉन एनिमल और ह्यूमन रेलिवेंट मेथड टेस्टिंग के लिए और सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए, यानी कि ड्रग्स की, यानी कि ड्रग्स कितना सेफ है तो उसके लिए ह्यूमंस के ऊपर, और नॉन ह्यूमन या नॉन एनिमल और ह्यूमन रेलिवेंट मेथड्स, यानी कि एनिमल को छोड़कर ह्यूमंस के ऊपर भी जो है वो टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट की जा सकती है, राइट। प्राइमरी फोकस CTRI का क्या है? ऑप्शन सी, रजिस्ट्रेशन करना क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए।
इसरो के आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आदित्य मिशन आपको ऑलरेडी पता है किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड, सन की स्टडी करने से रिलेटेड आदित्य मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था सितंबर में और इसका प्राइमरी मिशन क्या था, सन को एक्सप्लोर करना, राइट। ASPEX यानी कि आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये डिजाइन किया गया विंड पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए, यानी कि सूर्य से जो विंड स्टॉर्म्स निकलते हैं ना, लपटे, किसकी लपटे, आग की लपटे, सूर्य से आग की लपटे जो निकलती हैं, राइट, तो उसको स्टडी करने के लिए, या लहरें, उसको स्टडी करने के लिए। तो और अब देखो कई बार ये लपटे जो होती है ना, ये स्पेस वेदर को डिस्टर्ब कर देती हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई मिशन, एक सैटेलाइट ऊपर छोड़ी, इन लपटों के कारण जो है वो डिस्टर्ब हो गई या ये डैमेज हो गई, तो ये हमें पहले से अगर इन लपटों की इंफॉर्मेशन जो है मिल सकेगी तो फायदा होगा। इस चीज के लिए इस मिशन को रहो भेजा गया। ASPEX के अंदर दो चीजें हैं, एक स्विस SWIS और दूसरी स्टेप्स है। SWIS यानी कि सोलार विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका काम ये होता है कि ये चार्ज पार्टिकल्स जो सूर्य के होते हैं, आयंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर एनर्जी होती है, उसको स्टडी करता है। और दूसरा है SWIS सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि ये हाई एनर्जी पार्टिकल जो सन भेज रहा है उसको स्टडी करता है, यानी कि एक सिर्फ आयंस को स्टडी कर रहा है और एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जो है वो स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट बता दो, क्वेश्चन का आंसर बता दो। सोलर विंड पार्टिकल, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे संध्यायक की, राइट। सर्वे वेसल शिप, संध्यायक। तो सर्वे वेसल शिप संध्यायक की हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव संधायक का हम लोग को जो है क्या देखने को रहा है, सर्वे वेसल। वेसल मतलब शिप होता है, बड़ी शिप है ये, और किसी चीज का सर्वे करने के लिए, नाम से मेरा सर्वे वेसल। अब सुनिए, पर्पस जो है वो संधायक का ये है कि कंडक्ट करना फुल स्केल कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी, ग्राफिक मतलब रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो हाइड्रोग्राफी यानी पानी का सर्वे करना कि नीचे क्या क्या चीजें हैं, साइड में क्या क्या चीजें, टोपोग्राफी कैसी है, उसका सर्वे करना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। सर्वे देखो लिखा है किस चीज का, पोर्ट का, हार्बर अप्रोचेस का, यानी हार्बर के नजदीक वाले, हार्बर मतलब बंदरगाह, है ना, उसके आसपास के एरिया का जो है सर्वे कंडक्ट करना। तो ये इसका काम इस शिप का हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए ये कहां पर ऑपरेट करेगी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। कितना होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल्स, है ना, 200 नॉटिकल माइल्स हमने पढ़ा हुआ है इसको, EEZ को। और किससे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सा एरिया होता है, लास्ट वाला एरिया, बिल्कुल लैंड के लास्ट वाले एरिया को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं हम लोग। फिर उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक आप देखोगे, जैसे गोवा के बीच में आप जाके खड़े हो गए, आपने 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया देखा, तो वहां तक हमारा ज्यूरिसडिक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहां तक ये ऑपरेट करेगी। संधायक जो है वो, इसके पास कैपेबिलिटी होगी कि ये कलेक्ट करेगी ओशियनोग्राफिक और जियोफिजिकल डेटा, डिफेंस और सिविलियन दोनों पर्पस के लिए, राइट, डिफेंस के लिए भी और सिविलियन पर्पस के लिए भी। फिर इसके अंदर हम लोग को एडवांस्ड हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें डेटा एक्विजिशन और प्रोसेसिंग सिस्टम है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, यानी कि एक व्हीकल भी है जो अंडर वाटर जाकर जो है वो सर्वे कर सकता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स भी, यानी कि कुछ ऐसे हम लोग रिमोटली ऑपरेटेड, यानी कि रिमोट से ऑपरेट करने वाली ऐसी चीजों को नीचे समुद्र के नीचे भेज देंगे कि जिसको हम, जैसे ड्रोन हम चलाते हैं, है ना, वैसे ही पानी के अंदर जो है वो एक व्हीकल जो है वो चलेगा रिमोट की मदद से। ऊपर नहीं चलेगा, नीचे अंदर, हाँ। तो ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये नीचे जा रहा है। DGPS लॉन्ग रेंज पोजिशनिंग सिस्टम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग रेंज पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कहीं पर भी हम मार्किंग जो है वो कर सकते हैं दूर डिस्टेंस तक, लेजर वगैरह की मदद से, ठीक है। डिजिटल साइड स्कैन सोनार भी हम लोग को देखने को मिला, यानी कि शिप चल रही है, उसके साइड में कहां पर, कितने डिस्टेंस पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला, लैंड है। तो सोनार का काम ही ये होता है कि वहां जाकर टकरा के वापस जो है वो आना, डिस्टेंस, वेव्स होता है, डिस्टेंस बताती है ये, ठीक है। अब देखो 80% से भी ज्यादा कंटेंट इसके अंदर
इंडिजीनियस है यानी कि भारत का, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर की कमिटमेंट को ये फुलफिल कर रहा है। बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूं, इसके अंदर 2 डीजल इंजन है। माउंट मेरापी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो माउंट मेरापी की बात करें तो इंडोनेशिया में ये माउंट है, ये फैक्ट ध्यान में रखना। और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि इंडोनेशिया आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, है ना, उस एरिया में। और वो एक कौन सा जोन है? सबडक्शन जोन हम लोग को देखने को मिलता है। वहां पर काफी सारे फॉल्ट्स हैं, क्रैक्स हम लोग को दरारें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट, जो आपस में टकराती है। टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटी हम लोग को पूरा पढ़ा हुआ है हमने। तो देखो माउंट मेरापी जो है वो सुमत्रा आइलैंड पर हम लोग को देखने को रहा है, इंडोनेशिया। यहां पर 23 लोग गए हुए थे माउंटेन चढ़ने, एकदम से वॉल्केनो फट गया। 23 में से 11 की मौत हो गई, जैसे करके बाकी को रेस्क्यू किया गया। कैसे बच गए बात? लेकिन हेलीकॉप्टर आके उठा ले गया होगा ना यार, कैसे बच गया क्या मतलब, अजीब आदमी। तो कड़क थोड़ी ना कि लावा के ऊपर चलते हुए भाग रहे हैं भाई, सामने से हेलीकॉप्टर आ गया, जो बच गए मर गए, वो मर गए, जो बच गए उनको हेलीकॉप्टर पकड़ के जा रहे हैं। अरे यार हाँ पीछे होंगे ना, आप पीछे नहीं आगे ऊपर होंगे, फटेगा पीछे होंगे जी, बचे ना सर, वो ऊपर होंगे। माउंटेन चढ़ रहे हैं, लावा नीचे से थोड़ी ना आ रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर से आएगा ना नीचे की तरफ। तो जो ऊपर होंगे तो वो जल गए, नीचे जो होंगे मुझे बोला बचाओ, नीचे नहीं पीछे बोला था ना। जो पीछे होंगे वो बचे ये बोलना। अच्छा नीचे साइड में, अच्छा पीछे मतलब मुझे लगा ऊपर, ये भाग रहा हूं मैं भाई, मेरे पीछे तो उन लोग वो पहले मरेंगे ना। आगे की बात करें, अब वॉल्केनो जब फटता है तो ऐश जो है वो रिलीज होती है, गैसेस भी होती हैं सर। हाँ गैसेस होती हैं काफी सारी। और एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको पढ़ाया था, कई बार माउंटेन जब वॉल्केनो फटता है तो टेम्परेचर कूलिंग हो जाता है, कूल हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। क्यों होता है? सर क्योंकि गैसेस ऊपर जाके सनरेज नहीं आ पाती हैं, गैस अटक जाती है, सनरेज को ट्रैप कर देती है, तो कुछ समय के लिए वो एरिया जो है वो कूल हो जाता है, कुछ समय के लिए। मैंने ही बताया था आपको, साइंटिस्ट ने बोला था कि बम फोड़ दो, बम फोड़ दो। हाँ। और उनका क्या था? आगे की बात करें, माउंट मेरापी कहां पर लोकेटेड है? तो उसकी लोकेशन इंडोनेशिया, ठीक है। और मोस्ट एक्टिव इंडोनेशिया के अंदर ये वॉल्केनो है। माउंट मेरापी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर। ये सब चीजें भी हमने डिस्कस की हुई है ज्योग्राफी की क्लासेस में। रिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के एरिया में ये आता है। बता दो जरा भैया कौन सा वॉल्केनो है ये? हाँ अब आएगा ना मजा। ऑप्शन सी। कंफर्म? ये कैसे पता लगा? तो पढ़ा है मैंने, बड़ी अच्छा पीछे देखा था क्या? नहीं, ज्योग्राफी पढ़ा है बड़ी। ये हमने पढ़ा था शील्ड वॉल्केनो, सिंडर कोन, है स्ट्रेटो वॉल्केनो, कैल्डेरा, ये वॉल्केनो के टाइप्स पढ़े थे कभी? पढ़े थे, जावा और आइलैंड का नाम। ठीक है, सेंट्रल जावा। ऐसे क्वेश्चन करो ना हर क्वेश्चन में, और उसमें क्या? हर स्लाइड में हर न्यूज़ टॉपिक में। में थोड़ा बिल्कुल अलग ही हो, हम थोड़ा दिमाग में आना पड़ेगा। थोड़े सी बी सी अच्छे बात सर, नमस्ते। और चलो जय हिंद एवरीवन। जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है इस नंबर पर कांटेक्ट करो और सभी लोग शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। वो कहाँ गए अपने युवराज? शादी में है ना, शादी कर रहा है शाम। सारे तो कब? उससे 14 को तो बोला था कि 14 को आ जाऊंगा। चलो जय हिंद। चला जाएगा।